शिक्षकों का कहना है कि राज्य सरकार को पावर था तो उसने आपको डिसमिस कर दिया। हम शिक्षकों में भी पावर है तो हम आपको सदन के अंदर भेज देंगे, जहां पर जाकर आप मुख्यमंत्री की आंख में आंख डालकर आप हमारे सवाल को उठा सकेंगे। जिस जिस जिले में घोटाले हुए हैं और उसका थोड़ा भी साक्ष्य मिलेगा, हम वहां पर डीएम के सामने अनशन पर बैठेंगे, धरना पर बैठेंगे। हम एमएलसी बन के पटना में एयर कंडीशन में जाकर सोने के लिए हम नहीं जाने वाले हैं। जो आईएएस लोग थे जिन्होंने घोटाला किया और करवाया, आप जांच कराइए। अगर जांच में ये घोटालेबाज साबित नहीं हुए तो मुझको फांसी पर टांग दीजिए, हमको स्वीकार है। और ये गाली देता था पदाधिकारियों को, आईएएस अफसरों को, ये गालीबाज है और गाली देकर किसी को प्रताड़ित करता है, ये गुंडा है। ये हमारे विभाग में जो था मिस्टर मोगेम्बो पूरा फेमस हो गया, हाईलाइटेड है मिस्टर मोगेम्बो। ये शिक्षा सुधार था, ये नौटंकी थी और ये जो नौटंकीबाज था ये पूरा घोटाला किया, शिक्षा विभाग को लुटवाया, शिक्षकों की हत्या करवाया। ये शिक्षकों की हत्या का दोषी है। इसकी जांच हो कि इसके रीजन में कितने शिक्षक मरे हैं। देखिए, दुनिया में इतिहास अमीरों का नहीं है, इतिहास फकीरों का है। और फकीरों का जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें आकर उसके चरणों में अपना सिर झुकाती रही हैं। फकीरों के सामने दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी ताकत झुक जाती है। हमें फकीर का जीवन जीना है, अमीर का जीवन नहीं जीना है। और जो अमीर होंगे वो लड़ नहीं सकते हैं, और जो फकीर होगा उसको आप सूली पर टांग दीजिएगा। सुकरात को सूली पर आप चढ़ा दीजिए, जहर का प्याला पिला दीजिए, या ईसा मसीह को चढ़ा दीजिए, या गांधी को गोली मार दीजिए। जो फकीर का जीवन जिया है उसको कोई झुका नहीं सकता है, और जो अमीरी में जिएगा वह कभी लड़ नहीं सकता। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अभिषेक रंजन। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिक्षक नेता वंशीधर बृजवासी जी है, जो एमएलसी प्रत्याशी है, क्योंकि बिहार में जो है तिरहुत स्नातक क्षेत्र में जो है उपचुनाव होने हैं विधान परिषद के लिए। और बृजवासी जी आज फर्स्ट लुक बिहार के कार्यालय में आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। किनके साथ जाएंगे आप? शिक्षकों के साथ। शिक्षकों की भावना जहाँ होगी हम वहीं जाएंगे। हमारी पूंजी संघर्ष है और शिक्षकों के लिए हमने संघर्ष किया है, शिक्षा के लिए हमने संघर्ष किया है, विद्यालय के लिए हमने संघर्ष किया है, बच्चों के लिए हमने संघर्ष किया है। तो जो पढ़ा लिखा समाज है, जो प्रबुद्ध समाज है, वो जहाँ जाएगा, जिसके साथ रहेगा हम उसके साथ रहेंगे। कई सारी पार्टियां हैं, सुनने में ये तो भी आ रहा चर्चा है कि आपको ऑफर आ रहा है बहुत सारी पार्टी से। स्वाभाविक है कि सभी लोगों को, जो भी राजनीतिक दल हैं, सभी लोग गुना भाग करते रहते हैं, जोर घटाव अपना देखते रहते हैं। तो सभी लोगों को जिनको लग रहा है कि ये जीतने वाले कैंडिडेट हैं, इनकी जीत सुनिश्चित है, तो सभी राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं संपर्क साधने में लगी है। सभी लोग पार्टियों से आ रहा है फ़ोन, लोग संपर्क कर रहे हैं। तो ये सब चुनाव में होता रहता है, राजनीति में सब होता है। तो अपना जो भी होगा देखा जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई प्लान नहीं बना है अभी? हम प्लान क्या बनाएंगे? अभी चुनाव में तो वक्त भी है, अभी तो वोटर बनाने की बात है। वोटर जब बन जाएगा तो उसके बाद तय होगा कि क्या करना है। अभी हम लोग वोटर बनाने के अभियान में लगे हैं। पूरे इस 4 जिले में 60,000 शिक्षक हैं और शिक्षकों के समक्ष यह चुनाव नहीं चुनौती है, और शिक्षकों ने इस चुनौती को स्वीकार किया है। शिक्षकों का कहना है कि राज्य सरकार को पावर था तो उसने आपको डिसमिस कर दिया। हम शिक्षकों में भी पावर है तो हम आपको सदन के अंदर भेज देंगे, जहां पर जाकर आप मुख्यमंत्री की आंख में आंख डालकर आप हमारे सवाल को उठा सकेंगे। जब सड़क पर बोलने से इतना पेट मरोड़ी होता है तो हम जब हाउस में जाकर बोलेंगे तो कितने लोगों को मथबत्ती पकड़ लेगा। इसलिए शिक्षकों ने ठान लिया है, और शिक्षकों के वजूद की लड़ाई, इसलिए शिक्षकों के सम्मान की लड़ाई को एकदम मंजिल मुकाम तक पहुंचाएंगे। अगर आप जीत गए चुनाव, जिस प्रकार से आप अभी आवाज उठा रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर, तो क्या जिस प्रकार से जो घोटाला हुए, जो आप जो अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी, उनके खिलाफ लगातार आप आवाज उठा रहे हैं, तो क्या उसकी जांच होगी? जांच होगी नहीं, जांच करनी पड़ेगी। जांच इनको करनी पड़ेगी। ये लीपापोती जो कर रहे हैं, मैं बार बार कहता हूं कि जो घोटाले हुए हैं शिक्षा विभाग में, ये सत्ता संरक्षित घोटाला था, सत्ता नियोजित घोटाला था, और सत्ता के खिलाफ लड़ाई होगी। ये माननीय मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं कि इसकी जांच हो। अगर वह चाह लेते तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया होता। लेकिन ये लोग देख रहे हैं कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है, इतने लार्ज स्केल पर स्कैम हुआ है कि अगर इसकी जांच होगी तो पूरी सरकार लपेटे में आ जाएगी और सरकार को कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि इसकी जांच हो। हम जब एमएलसी बनकर आएंगे, बहुत वक्त नहीं है, आप देखते रहिए, बहुत जल्द
इन नवंबर में तो लगभग चुनाव हो ही जाना है। कितना समय है? 3 महीने का समय, वेट कर लीजिए। उसके बाद जिस जिस जिले में घोटाले हुए हैं और उसका थोड़ा भी साक्ष्य मिलेगा, हम वहाँ पर डीएम के सामने अनशन पर बैठेंगे, धरना पर बैठेंगे। हम एमएलसी बन के पटना में एयर कंडीशन में जाकर सोने के लिए हम नहीं जाने वाले हैं। हमारी पूंजी है संघर्ष, और हम अपनी पूंजी बढ़ाएंगे, इसको घटने नहीं देंगे। और हर कोई अपनी पूंजी बढ़ाना चाहता है, हमें आर्थिक पूंजी नहीं बढ़ानी है। मैं इकोनॉमिकली कैपिटलिस्ट नहीं बनना चाहता हूँ, स्ट्रगल कैपिटलिस्ट जरूर बनना चाहता हूँ। और संघर्ष की पूंजी को हम बढ़ाएंगे और पूरे बिहार के लोग देखेंगे कि आज संघर्ष करने वाले लोग जो हाशिए पर जा रहे थे, संघर्ष करने वालों में एक नया विश्वास पैदा होगा कि संघर्ष के बल पर भी लोग आगे बढ़ सकते हैं। चुनाव से पहले बृजवासी जी आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा, बहुत सारे नेता आते हैं, वो सभी बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़े बड़े ऐलान करते हैं मन से कि हम आएंगे तो भ्रष्टाचार को मुक्त करेंगे। लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी चुनाव जीते और फिर उसी प्रकार से जिस प्रकार से आवाज उठा रहे हैं वहां जाकर आवाज बंद हो जाए? देखिए, हर व्यक्ति की अपनी प्रकृति होती है, और जो व्यक्ति आप अभी जिस बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, यह बिल्डिंग कितनी टिकाऊ होगी, यह बिल्डिंग आपको कितना आनंददायक हो सकती है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि यह किन चीज़ों से बना हुआ है, इसमें किस प्रकार का मटेरियल लगा है। तो बनावट का जो मटेरियल है वह उसका भविष्य तय करता है, वर्तमान तय करता है, और उसका सुख चैन, उसकी सारी चीज़ें तय करता है। हमारी जो अपनी जो शारीरिक बनावट है, मानसिक संरचना है, हमारा जो व्यक्तित्व की, जो हमारे व्यक्तित्व की जो संरचना है, वह संघर्ष है। हम कोई बाबू के घर में पैदा नहीं लिए थे, हम कोई जमींदार के घर में पैदा नहीं लिए हैं, हम किसी राजनेता, मंत्री और विधायक के कोख में पैदा नहीं लिए हैं। मैं एक शिक्षक का बेटा हूँ। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल के टीचर थे और बहुत स्वाभिमानी शिक्षक थे। मैं शिक्षक के घर में पैदा लिया हूँ, बोरा पर जाकर सरकारी स्कूल में बैठकर पढ़ा हूँ। सरकारी स्कूलों में पढ़कर वहाँ पर मैंने खाया है, खेला है गाँव में, तो गांव के गिट्टी और मिट्टी में पलकर मैं बड़ा हुआ हूं। हमारी संरचना ऐसी है, इसकी प्रकृति नहीं बदल सकती है। प्रकृति उसकी बदलती है जो लोग एयर कंडीशन में पले हैं और बोर्डिंग स्कूल में पढ़े हैं। मैं किसी बड़े घर में, किसी राजनेता घर में पैदा नहीं लिया हूं, और अब हमारी उम्र 40 पार हो गई है। 40 वर्ष की अवस्था पार करने के बाद किसी की प्रकृति नहीं बदलती है, जिसकी प्रकृति पहले से जैसी रहेगी। और अदम गोंडवी ने कहा है, आप जिनकी बात किए हैं, अदम गोंडवी की पंक्ति है कि जितने हरामखोर थे कुर्वो जवार में, प्रधान बनकर बैठे हैं अगली कतार में। तो जब आप ऐसे लोगों को लाएंगे कि जितने हरामखोर थे कुर्वो जवार में विधायक बनकर बैठे हैं अगली कतार में, दीवार फांदने का जिनका रिकॉर्ड था मंत्री बन गए अब की सरकार में, काजू भूनी प्लेट में और विस्की गिलास में उतरा है राम राज्य विधायक निवास में। जब ऐसे लोगों को जब जिताइएगा तो जाकर जैक सैक करेगा ही। आप जान लीजिए, मेरी प्रकृति ऐसी है कि मैं एसी गाड़ी में अगर यहाँ से पटना चला जाता हूँ तो आते आते हमको बीमारी हो जाती है, हमको जाकर एलर्जी की दवा खानी होती है। भगवान ने हमको कहा है कि तुम एसी में नहीं रहोगे, तुमको हमेशा धूप में चलना है, पसीना बहाना है। भगवान हमारी ऐसी प्रकृति बनाए, हम बदलने वाले नहीं है। और वक्त आएगा तब हम बता देंगे, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। धूप में जलते हुए संघर्ष करेंगे, हमने किया है। मैं समझता हूँ कुछ समय में छोटे रहे होंगे, बहुत बच्चे रहे होंगे, उस समय मैं संघर्ष कर रहा था। जो लोग मुझे जानते हैं, मेरा संघर्ष कोई नया नहीं है, 28 वर्षों का संघर्ष है। 1996 में मैं मैट्रिक में पढ़ता था, उस समय मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ा था, और उस समय छात्र आंदोलन की बदौलत जब 9th में पढ़ता था, उस समय स्टेट बैंक जैतपुर के मैनेजर को सस्पेंड कराया था। तो हम 1996 से संघर्ष कर रहे हैं, 28 वर्षों का हमारा संघर्ष है। 28 वर्ष में जो न बदला, अब क्या बदलेगा? अब कुछ नहीं। आप जानते हैं मेरा पूरा परिवार ऐसा है, पूरा सात्विक परिवार है। मेरे पिताजी भी थे, मेरे परिवार में कोई मांस मछली तक नहीं खाता है। हमारा पूरा एकदम रूखा सूखा खाना है और एकदम सामान्य जीवन जीना। आप मेरे घर पर जाते हैं, कभी देखें किसी प्रकार का कोई हाई फाई कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं जहाँ रहता हूँ, सोया रहता हूँ, कोई आता है मैं वहीं पर बुला लेता हूँ। खाना खाता रहता हूँ, कोई आता है मैं वहीं पर बुला लेता हूँ। अंदर घर में कोई आता है, मेरी वाइफ किचन में काम करती रहती है, मैडम क्या कर रहे हैं, क्या खाना बना रहे हैं वहाँ। मेरा जो बच्चा है, आप देखते हैं आपके संघर्ष में आंदोलन में मेरा बेटा बेटी भी क्रांति गीत गाता है। तो हमारा तो पूरा परिवार एक क्रांति संघर्ष आंदोलन करता था। हम अब क्या बदल जाएंगे? बदल के हम क्या करेंगे? कुछ नहीं। लगातार जो विवाद आपको और के पाठक को लेकर लगातार जो चल रहा था, लगातार आप आवाज उठा रहे थे, आखिर क्यों हुआ ऐसा पूरा विवाद? आपको क्यों आगे आना पड़ा? क्यों ये आवाज? देखिए, देश में आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी गई
उसमें अगर 2% लोग भी ईमानदारी से लड़े होते तो हमारा देश बहुत पहले आज़ाद हो गया होता। यह वह हकीकत है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही सबसे बड़ा योद्धा हूँ, लेकिन हमारी प्रकृति लड़ने की है और मैं अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। ये हमसे नहीं होगा। अपने आँख के सामने मैं देखूँ अत्याचार और मैं चुप रह जाऊँ, ये हमसे नहीं होगा। ये एक षड्यंत्र के तहत सुनियोजित तरीके से शिक्षा विभाग में मिस्टर मोगेम्बो को भेजा गया, और भेजा गया इसलिए क्योंकि वहाँ शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं करना था, बल्कि शिक्षा विभाग में जो संचित धन था उसको लुटवा देना था और उसमें से लूट लेना था। मैं बार बार कहा हूँ कि ये शिक्षा विभाग में जो IAS लोग थे जिन्होंने घोटाला किया और करवाया, आप जांच कराइए। अगर जांच में ये घोटालेबाज साबित नहीं हुए तो मुझको फांसी पर टांग दीजिए, हमको स्वीकार है, लेकिन आप जांच करा लीजिए इसकी। ये लोग आए थे, घोटाला करना था। महाभारत का जो प्रसंग आता है कि उसमें धर्मराज युधिष्ठिर से झूठ बोलवाना था, तो उन्होंने कहा कि मैं झूठ न बोलूँगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने चाल चल दी, कहा कि जब ये सत्य बोल दे उसके बाद में कंफ्यूज करने वाले पार्ट के समय ढोल मजीरा बजा दो। तो उन्होंने कह दिया अश्वत्थामा हता नरह वा कुंजरा। तो अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा मारा गया है, और नरह वा कुंजरा वो आदमी था कि हाथी था। कन्फ्यूजन वाला जो पार्ट था उसको ढोल मजीरा पिटवा दिया। द्रोणाचार्य ने केवल इतना ही सुना कि अश्वत्थामा मारा गया। ये ढोल मजीरा पीटा जा रहा था सच्चाई को छुपाने के लिए। ये शिक्षा सुधार के नाम पर होली और दिवाली के दिन स्कूल खुलवाने की जो व्यवस्था की गई, ये जन्माष्टमी और कृष्ण और रक्षाबंधन के त्यौहार के अवसर पर विद्यालय खोलने की जो बात की गई, ये शिक्षा सुधार था, ये नौटंकी थी। और ये जो नौटंकीबाज था ये पूरा घोटाला किया, शिक्षा विभाग को लुटवाया, शिक्षकों की हत्या करवाया। ये शिक्षकों की हत्या का दोषी है। इसकी जांच हो कि इसके रीजन में कितने शिक्षक मरे हैं, और किसी एक ACS के रीजन में एक छोटे से 10 महीने के कार्यकाल में इतने शिक्षकों की कभी मौत हुई हो तो आप पता कर लीजिए, कभी नहीं हुई होगी। लोग रोड एक्सीडेंट में प्रेशर के कारण मरे हैं। यह यातना दिया है, यह मानसिक यातना देकर लोगों को मारा है। और यह गाली देता था पदाधिकारियों को, IAS अफसरों को। यह गालीबाज है और गाली देकर किसी को प्रताड़ित करता है, यह गुंडा है। ये हमारे विभाग में जो था मिस्टर मोगेम्बो, पूरा फेमस हो गया, हाईलाइटेड है मिस्टर मोगेम्बो। उसका तो हमने नामकरण कर दिया। उसका क्या नाम लेना है? माँ बाप जो उसका नाम रखा था वो तो इतना खूबसूरत नाम था जिस नाम को उसने कलंकित कर दिया, इसलिए उसको हम अब उसके वास्तविक नाम से हम नहीं बुलाते हैं। वास्तविक नाम तो उनके माता पिता अच्छे थे जिन्होंने इतना अच्छा नाम रखा था, लेकिन वो तो उस नाम को कलंकित कर दिया वो व्यक्ति। उसके घर का नाम वास्तविक नाम मुन्नू है, पता कर लीजिए। गोरखपुर का रहने वाला, हम सब पता कर लिए उसका घर द्वार सब, इंक्वायरी सारा कुंडली जी सब पता कर लिए हैं। लड़ाई जो है ना ये होगी। मैं MLC बनूंगा तो मैं इसके लिए संघर्ष करूंगा, और जान लीजिए ये लड़ाई चलेगी। बिहार का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है और इस घोटाले का भंडाफोड़म करेंगे। हमारे बोलने से पहले कोई नहीं बोल रहा था। कोई बोला? कोई नहीं बोल रहा था। हमको नोटिस आ जाएगा, हम पर FIR हो जाएगा। अरे FIR से कौन डरता है? गांधी भी जेल में गए हैं, बड़े बड़े लोग जेल में गए हैं, भगत सिंह को फांसी पर चढ़ना पड़ा है। आदमी क्या है? जीवन है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तय है, अंतिम परिणाम तो मृत्यु ही होनी है, तो डरना किस बात का है? और ऐसा थोड़ा है कि भगवान हैं। ये सारे लोग घोटाले पर पर्दा डालने के लिए ऐसा किए, लेकिन इनका घोटाला छिपा नहीं। ये घोटाला अब छप गया है, छिपने वाला नहीं है, और ये सब चीज़ सामने आएगा। जाइए सारा समरसेबुल देख लीजिए ना, कहाँ कहाँ क्या क्या स्थिति में है। अभी जिला स्कूल में जाइए, देखिए मरम्मती के नाम पर जो काम चला, जाके देखिए पूरा पैसा लुटाया गया है। जहाँ काम होना चाहिए काम थोड़ा बहुत हुआ, लूट अधिक मचाई गई। यह लूट था। सुधार नहीं हुआ शिक्षा व्यवस्था में। वो तो लगातार कह रहे थे शिक्षकों में शिक्षा व्यवस्था सुधार करना है, बिहार के बच्चों को पढ़ाना है, और डिजिटल कर दिया गया कि शिक्षक अपने हाजिरी को आगे कम से कम बनाए, क्योंकि शिक्षक जो है स्कूल में अपनी उपस्थिति जो है वो दर्ज नहीं करवाते थे और सैलरी हर महीने उठा लेते थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने तो अच्छा काम किया। कहाँ कहाँ का शिक्षक जो है नहीं जाता था और सैलरी उठा लेता था? हमको बताइए, हमको 5 क्वेश्चन मास्टर के नाम बताइए। हम 5 का पूछ रहे हैं जहाँ नहीं जाता था और सैलरी उठा लेता था। क्या क्या कारण रहा कि मतलब डिजिटल किया गया कि सभी लोग आकर सुबह में हाजिरी आकर बनाना, ये हर हाल में टाइम पे पहुंचकर हाजिरी बनाना है? अच्छा, टाइम से मास्टर तक पहुंच गया, भौतिक रूप से पहुंच गया, शिक्षक का भौतिक रूप से पहुंचा लिया, मानसिक रूप से पहुंचेगा तब ना, उसका दिमागवा रहेगा घर है। वह सुबह में उठा और आप उसको बुला लिए, आप उसको आप प्रेशराइज करके बुला लीजिए, मानसिक रूप से पढ़ाने की स्थिति में वो नहीं है, आप पढ़वा लीजिएगा। शिक्षक का और जितने कर्मचारी हैं, जितने भी लोग हैं, दुनिया के तमाम मजदूर, तमाम कर्मचारी, ये सभी लोग शारीरिक श्रम का पैसा लेते हैं। केवल एक शिक्षक है जो ब्रेन ड्रेन का पैसा लेता है।
और जिसके पास में ब्रेन रहेगा ड्रेन करने की स्थिति में, तब ना ड्रेन करेगा। आप तो पहले ही उसको चोक कर दे रहे हैं, तो कहाँ से ब्रेन ड्रेन करेगा। ये सब राजपथ बनाकर कमीशन खाने वाले लोग, ज्ञान पथ के नाम पर इन्होंने लूट मचा दी। ज्ञान पथ को दुरुस्त करने के नाम पर लूट मचाई, ये लूट का खेल चला। डिजिटल हाजिरी बना देने से सारा सुधार अगर हो जाता, थाना में घुस बंद हो गया, डिजिटल हाजिरी बनवा रहे हैं, सिपाही सब ट्रक वाला से 10 रुपया वसूलना बंद कर दिया है। ये सब जो हो रहा है पूरा का पूरा लूट है, घोटाला है, इस सबसे कुछ नहीं होने जाने को है। ये डिजिटल करते रहिए, कुछ नहीं होगा। एक बार आया था सुबह में, ODF करना है, ओपन डिफिकेशन फ्री, खुले में शौच से मुक्त करना है। क्या किया, शिक्षक को लगा दिया उसमें कि आप लोग जाइए और सुबह में सड़क किनारे जो शौच करेगा उसके साथ सेल्फी खींचिए। ऐसा पगला अब पदाधिकारी होता है और ऐसी पगली सरकार होती है। अब बताइए कि कोई शौच कर रहा है, उसका वो फोटो देखना चाहता है, ये कौन डिजिटाइजेशन है भाई। तो इस तरीके से टीचर को पागल करके फिर हमें सब बर्बाद करने पर लगा और कुछ नहीं। ऐसा बात बोल रहे हैं कि आपको भी हंसी आ जाएगी, लेकिन खास करके बात करेंगे के पाठक को लेकर। लगातार जो है इनके और के पाठक के बीच में विवाद रहा। इसी कारण रहा कि पहले सस्पेंड हुई और उसके बाद विभागीय कार्रवाई होगी, अब तो बर्खास्त हो गए हैं। अब आप चुनाव के पहले से आप तैयारी कर रहे थे कि मतलब हमको बर्खास्त कर ही दिया जाए, हम चुनाव जाके लड़े। हम काहे के लिए ऐसा चाहेंगे, हम शिक्षक रहना चाहते हैं। मैं विधान पार्षद भी बन जाऊंगा तो आप लोग चलिएगा मेरे साथ, हम हर दिन जाके किसी स्कूल में 2 क्लास ले लेंगे, हम जाके पढ़ाएंगे बच्चों को। मैं शिक्षक रहना चाहता था, इन्होंने डिसमिस किया, तो मेरा निर्णय थोड़ी है चुनाव लड़ने का। अगर रहता चुनाव लड़ना तो डिसमिसल के पहले ही हम फॉर्म वॉर्म बंटवाते रहते, हम कुछ तैयारी करते रहते, हम कभी कुछ किए ऐसा कुछ नहीं था। शिक्षकों की यह राय हुई कि सरकार को पावर था तो डिसमिस कर दी सरकार, और शिक्षकों को पावर है तो सदन के अंदर शिक्षक हमको भेज देंगे, ताकि जाकर हम वहां चीफ मिनिस्टर के आंख में आंख डाल करके वहां बात कर सकें। कहां तक तैयारी पहुंची? तैयारी अभी पूरे चारों जिले में 60,000 हमारे शिक्षक हैं। हमने कहा है कि अन्य लोगों पर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सभी लोगों को जोड़ रहे हैं, लेकिन जिसके लिए हमने अब तक काम किया है, कम से कम सबसे पहले उन तक हम पहुँचे। तो हमने अपना एक संदेश पत्र के रूप में हमने भेजा है और फॉर्म भेजा है। 70,000 फॉर्म हमने अपने विद्यालयों को भेज दिया। फिर भी कुछ जगह फॉर्म कम पड़ा है, तो 30,000 फॉर्म और प्रिंट होकर आ गया है और सभी जगह जा रहा है। 4 जिले हैं, 54 प्रखंड है, 1001 पंचायत हैं। सभी पंचायतों तक हम लोगों का फॉर्म पहुंच गया है, विद्यालयों तक हम पहुंचवा रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले में 385 पंचायत है, सभी 385 पंचायतों में हमारा फॉर्म चला गया। सभी विद्यालयों में कुछ 10% विद्यालय में नहीं पहुंच सका है, वो 1-2 दिन में चला जाएगा। और चारों जिले में सभी पंचायतों तक फॉर्म पहुंच गया है, सभी जगह लोग लग गए हैं। सोशल मीडिया में भी आप देख रहे होंगे, लोग जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। हम लोग बहुत अच्छी तैयारी हम लोग को विशेष क्या करना है, तैयारी वो करेंगे जो पहले अपना 500 रुपया फीस लेके डॉक्टरी कर रहे हैं, तैयारी वो करेंगे जो और दूसरे पैसा में लगे तो अपने काम में लगे थे। हम तो सब 24 घंटा तैयारी में रहते हैं। तैयारी कौन सी करना है, लोग से कनेक्ट होना है। तो दूसरा तो हम कोई काम कर दें, ना मेरा कोई होटल है, ना कोई पेट्रोल पंप है, ना मेरा कोई व्यवसाय है। हम तो काम कर दें, या तो स्कूल में बच्चे को पढ़ाया, नहीं तो सुबह से उठकर संघर्ष, और रात को सोने गए तो संघर्ष, रात में सपना भी आए तो संघर्ष। जन सुराज का युवा सम्मेलन कल पटना में हुआ है, उसमें आप भी मंच पे थे, आपने भी संबोधन किया युवाओं को। क्या आप जन सुराज के साथ गए? देखिए, प्रशांत किशोर जी बिहार में जब इन्होंने संकल्प लिया कि हम एक नई राजनीति शुरू करेंगे बिहार में, और बिहार को बदलने की जब के लिए उन्होंने जो कुछ अपना प्लान जो बनाया और उसको जब उन्होंने ज़मीन पर उसको उतारना शुरू किया, सबसे पहले 27 मई 2022 को मुझे प्रशांत सर ने बुलाया था। तो हम 2022 में ही उनसे जाकर मिले, और जब मिले तो हम लोग एक दूसरे से भावनात्मक रूप से कनेक्ट कर गए और हम लोग जुड़े हुए हैं तब से। उसके बाद हम वैशाली में हमारा कार्यक्रम हुआ 2 जून 2022 को, उस कार्यक्रम में भी प्रशांत सर आए थे। उसके बाद फिर आफाक साहब चुनाव लड़ रहे थे, उस समय भी हमसे जाकर के मिले थे। हम लोग का बराबर मिलना जुलना होता रहा। तो जन सुराज जो एक अभियान है बिहार को आगे बढ़ाने का, तो हम उनके साथ उस अभियान में साथ हैं। कौन नहीं चाहेगा कि बिहार आगे बढ़े, कौन नहीं चाहेगा कि राजनीति की एक नई शुरुआत हो, कौन नहीं चाहेगा कि एक निर्विवाद नेता कोई बिहार में आगे आए। क्योंकि सारी पार्टियां तो विवादित हो चुकी हुई है। सारे लोग तो कभी नीतीश कुमार के साथ, कभी वो आकर इनके साथ सटते हैं, कभी ये आकर के सटते हैं, और लड़ाई हमारी उसी व्यक्ति से है।
तो हम कहाँ जाएंगे? इधर जाओ तो वो भी वही है, इधर जाओ तो वो भी वही है। शिक्षकों को तो किसी से उम्मीद, अब तो किसी को उससे उम्मीद नहीं है। हम तो पहले उनसे भी आशा रखे, वो भी धोखा दिए, इनसे आशा रखे, ये भी धोखा दिए, तो हम कहाँ जाएंगे? तो हमें तो कोई ना कोई एक ऐसा विकल्प चाहिए ना जो निर्विवाद हो, जो विवादित नहीं हो। प्रशांत सर ने सपोर्ट किया है कि नहीं, समान काम के बदले समान वेतन मिलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि नहीं, संविदा के आधार पर शिक्षकों का जो शोषण हो रहा है, अन्य कर्मियों का शोषण हो रहा है, ये गलत हो रहा है। तो वो जिन्हें मुद्दा उठाते हैं, हमें बुलाया उन्होंने बुलाया कि नहीं, एक ऐसे ऐसे युवाओं का सम्मेलन है, उसमें आप आइए। तो उन्होंने बुलाया, जब भी उन्होंने आदेश दिया है हम उनके साथ रहे हैं, और आज भी साथ हैं, कल भी साथ रहेंगे। ऐसा क्या है? हम अगर बाद में हम चुनाव भी जीत जाएंगे, उसके बाद भी बिहार के विकास के लिए, नौजवानों के सवाल पर, शिक्षित बेरोजगारों के सवाल पर, संविदा कर्मियों के सवाल पर, कर्मचारियों के सवाल पर, पत्रकारों के सवाल पर, वकीलों के सवाल पर, सभी लोगों के मुद्दे पर जहां कहीं भी हमें खोजा जाएगा, चाहे बैनर कोई भी होगा, मैं वहां पर इन तमाम बंधनों से मुक्त होकर उससे आगे बढ़कर मैं सोचूंगा और उनके साथ में खड़ा रहूँ। मैंने कह दिया ना, हम किसी पार्टी उटी और किसी चीज़ के बंधन से बहुत ज़्यादा हम प्रभावित नहीं होते हैं, हम सोच से प्रभावित होते हैं। और जो भी अच्छा सोचे, दुश्मन भी अगर अच्छा सोचे, तभी उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए। और बिहार के विकास के लिए अगर प्रशांत किशोर जी ने अच्छा किया है, तो सभी लोगों को, आप लोगों को भी, सब लोगों को आगे बढ़ के और ऐसे व्यक्ति को समर्थन देना चाहिए। 2 सितंबर को उनका कहीं ना कहीं प्रत्याशी का घोषणा हो जाएगा। आप उनके साथ में कह रहे हैं कि उनके सोच से हम प्रभावित है, तो क्या उम्मीद लगाया जाए? प्रशांत सर को निश्चित रूप से, देखिए, कोई भी व्यक्ति तो चाहता है ना कि कोई ऐसा संघर्ष करने वाला, वो भी संघर्ष करें, हम भी संघर्ष करें, प्रकृति हमारी समान है। तो उनको भी, और हमें देख रहे हैं, आखिर 2 साल से तो हमें भी वो देख रहे हैं, तो 2 साल से हमें भी देख रहे हैं, जान रहे हैं, हम भी उनसे जुड़े हुए हैं। ऐसा थोड़ा ही है कि हम उनसे नहीं जुड़े। हम शिक्षक थे, इसलिए हम उनके कार्यक्रमों में मंच पर जाकर हम पहले नहीं बोल सकते थे। अब वो जहाँ बुलाएंगे, जहाँ पर हैं, वहाँ हम जाएंगे। और मुझे लगता है कि जनसुराज कहीं ना कहीं हमारे लिए बेहतर कुछ सोच रहा है, और जनसुराज को हम पर विश्वास है, और जो अगर उनका विश्वास है तो उस विश्वास पर हम खरा उतरेंगे, और हम उम्मीद रखते हैं। आखिरी सवाल है, अगर आप चुनाव जीत गए तो क्या क्या जो काम बचे हैं उस काम को पूरा करेंगे? ये बात कहना अभी अतिशयोक्ति हो जाएगी। चुनाव जीत करके हम आएंगे तो पहली बात तो है, ये तो मात्र 1.5 साल का कार्यकाल होगा। ये 1.5 साल जो समय है, हमें तो लगता है, मैं तो इस बात के लिए चिंतित हूँ कि जितनी अपेक्षा हमसे शिक्षकों की है, इस 1.5 साल में उनकी कितनी अपेक्षाओं पर खरा उतर पाएंगे। हमको तो घर छोड़ करके कंटिन्यू रहना पड़ेगा अपने लोगों के बीच में। मैं रहूँगा भी, जब यह रास्ता चुना है तो मुझे जाना भी पड़ेगा। लेकिन और कुछ हम करें या नहीं करें, हम ही नहीं कहते हैं कि हम बड़का बिल्डिंग बना देंगे, बहुत बड़ी सड़क बना देंगे। ये सब बनाने के लिए सरकार कर रही है। शिक्षा विभाग में खास करके मैं बात कर रहा हूँ कि शिक्षा विभाग में ये जो BO हैं, DPO हैं, DO हैं, जो भी पदाधिकारी लोग हैं, मैं सभी लोगों से पहले हाथ जोड़ के आग्रह कर दूंगा कि आपसे विनम्रतापूर्वक मेरा अनुरोध है कि हेरा फेरी की दुकानदारी अब आप लोग बंद कर दीजिए। चूँकि मैं MLC नहीं हूँ, MLC शिक्षक हैं, और आप हेरा फेरी करिएगा तो शिक्षक जो है अब आपको बख्शेगा नहीं। तो सबसे पहले शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार को तो मैं बिल्कुल रोक दूंगा, और मैं टेलीफोन पर पैरवी नहीं करूंगा। मुझे जहां गड़बड़ी मिलेगी, थोड़ा भी साक्ष्य मिलेगा, तो चाहे वह BRC हो, चाहे वह DO का कार्यालय हो, चाहे वह निदेशालय हो, जहां भी होगा मैं वहां पहुंचूंगा। और DM साहब हैं कि कमिश्नर साहब हैं कि कौन साहब हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। जहां गड़बड़ी होगी, मैं वहां पर विधायक रहते हुए धरना पर बैठूंगा, अनशन पर बैठूंगा, और आप लोगों के माध्यम से एक एक चीज़ को उजागर करूंगा। और शिक्षित बेरोजगारों की जो समस्या होगी, शिक्षा क्षेत्र में लगे हुए जो लोग हैं, जो संविदा के नाम पर जिनका शोषण हो रहा है, जो शिक्षित बेरोजगार बैठे हुए हैं, जो नौजवान रोजी रोटी के लिए भटक रहे हैं, हम इनकी मुखर आवाज़ बनेंगे। और चीज़ क्या निर्माण होगा मैं वो नहीं जानता हूँ। संघर्ष में जो भी कोई संघर्ष कर रहा है, उसके संघर्ष में मैं उसके एक भाई की तरह, चट्टान की भांति मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा। मैं इतना ही बता सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ। घोटाला की जहाँ तक बात करेंगे वंशी जी, जिस प्रकार से जनप्रतिनिधि है, वो सभी मतलब कहीं ना कहीं इस पूरे परिकरण में देखे कि वो लोग साइलेंट रहे पूरा। जिसे मैं हार समझा था गला सुंदर सजाने को, वही अब नाग बन बैठा गले को काट खाने को। कौन नई बात है? जिले में जितने विधायक हैं, इसमें कौन से ऐसे विधायक हैं जो संघर्ष की उपज हैं? कौन कौन विधायक हैं जिनको नियम कानून को लेकर के ये लोग कभी सवाल पर जूझते हों, लड़ते हों? इन लोगों को किसी चीज़ के लिए फुर्सत है?
सबका तो अपना अपना बिजनेस व्यापार चल रहा है। तो जो बिजनेस व्यापार कर रहे हैं राजनीति की आड़ में, उनसे आप उम्मीद करिएगा तो क्या क्या मिलेगा आपको? कौन ऐसे विधायक है जिनका व्यवसाय नहीं है, जिनका कुछ अपना कारोबार नहीं है? तो कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई ठेकेदारी कर रहा है। तो जो कोई व्यवसाय करेगा, जो ठेकेदारी करेगा, सिस्टम से जुड़ा रहेगा, लेन देन करेगा, तो वह थोड़े ही लड़ सकता है। आप अगर हमसे आप ओबलाइज हो जाएगा तो आप हमसे तीखा सवाल पूछ सकते हैं। आज जो पत्रकारिता पर भी जो सवाल खड़ा हो रहा है, आज जो पत्रकार लोग हैं, जो अमीरों से, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वो पूंजीपतियों से ओबलाइज हैं, उनके पैसा से वो चलते हैं, तो वो पत्रकार उनसे तीखा सवाल पूछ सकते हैं? नहीं पूछेंगे। उनको हर चीज़ उन्हीं के प्रो बना के देना पड़ेगा। तो ये स्वाभाविक चीज़ है। ओबलाई जो भी होगा, ऑब्लिगेशन किसी का लेगा तो उसको उसके सामने सरेंडर करना पड़ेगा। वो तीखा बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता है। दूसरा, सब कोई माय के दूध नहीं पीता है, कुछ हॉर्लिक्स वाला भी होता है, बर्नविट्टा वाला भी होता है। लड़ाई लड़ने के लिए जिगर चाहिए और उसके लिए आत्मबल चाहिए। हम दिन भर करेंगे चोरी तो मेरा मनोबल जो है ऊंचा रहेगा, लड़ने लायक होगा? बताइए, नहीं हो सकता है। स्वाभाविक चीज़ है। लड़ेगा वही। देखिए, दुनिया में इतिहास अमीरों का नहीं है, इतिहास फकीरों का है। और फकीरों का जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो वह दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें आकर उसके चरणों में अपना सिर झुकाती रही हैं। फकीरों के सामने दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी ताकत झुक जाती है। हमें फकीर का जीवन जीना है, अमीर का जीवन नहीं जीना है। और जो अमीर होंगे वो लड़ नहीं सकते हैं, और जो फकीर होगा उसको आप सूली पर टांग दीजिएगा। सुकरात को सूली पर आप चढ़ा दीजिए, जहर का प्याला पिला दीजिए, या ईसा मसीह को चढ़ा दीजिए, या गांधी को गोली मार दीजिए। जो फकीर का जीवन जिया है उसको कोई झुका नहीं सकता है, और जो अमीरी में जिएगा वह कभी लड़ नहीं सकता। सही जांच अगर हुई तो कौन कौन लोग जेल जाएंगे? इसमें बचेगा कौन? इसमें मुख्य भूमिका जिला शिक्षा पदाधिकारी और शिक्षा विभाग का तत्कालीन एसीएस मिस्टर मोगेम्बो, ये दोनों है। ये दोनों तो जेल जाएगा। हर जिले का डीओ और डीएम भी फंसेंगे। डीएम भी नहीं बचेंगे। मैं साफ साफ बता देता हूँ, मैं किसी डीएम से मैं नहीं घबराता और डरता हूँ। ट्रेजरी का मालिक जो होता है वह डीएम होता है। ट्रेजरी ऑफिसर वास्तव में डीएम ही है। और जितनी भी निकासी हुई है वह बीटीसी फॉर्म पर बीटीसी 25 फॉर्म पर निकासी हुई है। या बीटीसी 25 फॉर्म जो होता है उस पर रनिंग बिल निकलता है, जिसका कभी ऑडिट नहीं होता है। और उसमें इन्होंने जाली दस्तखत किया है, जाली मुहर लगाया है। हेडमास्टर का, हजारों हेडमास्टर का जाली दस्तखत और मुहर है। हम इसकी जांच करा के और बेनकाब कर देंगे। देखिएगा, डीएम भी फंसेंगे इसमें, कोषागार के जो और ऑफिसर हैं वो फंसेंगे, जो लोग पास किए हैं। डीओ फंसेंगे। और उसमें देखिएगा ना, जिस प्रकार से ट्रेजरी का जो घोटाला हुआ है पहले का, जिसमें बड़े बड़े नेता लोग भी जेल गए हैं, उसी प्रकार का बहुत बड़ा घोटाला हो जाएगा और उसमें बहुत लोग लपेटा जाएंगे और सब जाएगा। अच्छा, ये बताइए, आज तक इस राज्य के इतिहास में किसी विभाग का कोई ऐसा मंत्री हुआ होगा और उस विभाग का कोई एसीएस हुआ होगा जो उस मिनिस्टर के सेक्रेटरी को उसके डिपार्टमेंट में आने पर प्रतिबंध लगा दे? आईएएस है तो क्या है? नौकर है। और जो जनप्रतिनिधि है, लोकतंत्र का वास्तविक राजा तो वही है। मिनिस्टर ही ना राजा है, मालिक है। तो मिनिस्टर मालिक है, नौकर कहता है कि तुमको घर में नहीं घुसने देंगे। उल्टा टांग देना चाहिए ऐसे लोगों को। इतनी हिम्मत कैसे हो गई? ये सब चीज नहीं चलेगा। और ये सब चीज चलता है मनोबल से, मोरल से। जिसका मोरल हाई होगा ना, वो लड़ेगा, वो करेगा। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग, हमारे पास और कुछ हो नहीं हो, हमारा मोरल है, हमारे पास नैतिक बल है, चरित्र का बल है, स्वाभिमान का बल है। और इतने सारे शिक्षितों, शिक्षकों, छात्रों, शिक्षित बेरोजगारों, संविदा पर काम कर रहे लोगों, इन सबों के की जो उम्मीद है, जो आशा है और जो विश्वास है, वह हमारे साथ है। इसलिए इस विश्वास की जीत होगी और सारे लोग हमारे साथ रहेंगे। और हम इन लोगों की उम्मीदों पर हम खरा उतरने के लिए अहर्निश लगे रहेंगे। 24 घंटा अपना 100% जो मैं कर सकता हूं करूंगा। तो आप सुन रहे थे शिक्षक नेता और एमएलसी उम्मीदवार हैं वंशीधर बृजवासी, जिनको आप सुन रहे थे। इन्होंने साफ तौर पर अपनी उम्मीदवारी को कहने की घोषणा की। इसके साथ इन्होंने कहा है कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो जो घोटाला हुआ है, जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी पूरी तरह से जांच करवाएंगे और जो दोषी होगा उसको सलाखों के पीछे भी भेजने का काम करेंगे। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।